Good morning, student. We are starting a new chapter. Third chapter, U.S. hegemony in the world. U.S. hegemony in the world politics. ये हमारा नया चैप्टर होगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस हेगेमनी से रिलेटेड इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और इस चैप्टर में ही हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। यूएस हेगेमनी इन द वर्ल्ड। वी हैव सीन दैट द एंड ऑफ कोल्ड वार लेफ्ट द यूएस विदाउट एनी सीरियस रिवेल इन द वर्ल्ड। द era since then has been described as a period of US dominance or a unipolar world। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमने अभी तक जितना जो भी चैप्टर पढ़े और उन चैप्टर में हम आज ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। तो इस ओवरव्यू में जो ओवरव्यू होगा उस ओवरव्यू में हम इसको पढ़ेंगे कि हमने जो क्या किया है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो यूएस है वो सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में एक क्या रिवेल हुआ, मतलब बहुत आगे निकला और दिखाई दिया हमें। द एरा ऑफ सिंस देन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस। ये जो टाइम पीरियड था ये उसकी अमेरिकी जो यूएस है उसके प्रभुत्व उसके डोमिनेंस से रिलेटेड रहा। यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जा सकता है। यूनिपोलर वर्ल्ड इसलिए कहेंगे कि इस वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ इससे रिलेटेड है कि जब दोनों के दोनों जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो हमारे पास कोई एक ही सुपर पावर बची और एक ही सुपर पावर बच गई थी अमेरिका। तो जो उसका वर्चस्व होता है, वर्चस्व मीन्स हेगेमनी होता है और हेगेमनी मीन्स को आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक तरह की सुपर पावर है, उसका दबदबा पूरे वर्ल्ड के अंदर आ, उसमें एक सुपर पावर के रूप में बन करके वो आया। तो इस चैप्टर में इसी बात के बारे में बात कर रहेंगे हम। इन दिस चैप्टर we try to understand the nature of extent of and limits of this डोमिनेंस। ये जो अमेरिकी डोमिनेंस था, इसका जो प्रभाव था, प्रभुत्व था, इसके हम एक्सटेंट को पढ़ेंगे, मतलब कि इसके कहाँ तक फैलाव था, एक्सटेंट कहाँ तक हुआ था, इसके नेचर के बारे में स्टडी करेंगे और इसकी लिमिट्स को हम जानने की ट्राई करेंगे कि इसकी लिमिट्स क्या रही। वी बीइंग बाय narrating the story of rise of the new world order from the फर्स्ट गल्फ़ वार। और इस चीज़ को समझने के लिए जो फर्स्ट गल्फ़ वार थी, फर्स्ट गल्फ़ वार तक खाड़ी जो देश होते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को जो अमेरिकी लीडरशिप में हो रही थी, इराक पर की जो एक इवेंट से लिया जा सकता है जो कि फर्स्ट गल्फ़ वार के नाम से जाना जाता है। इसको डिटेल में भी आप ये स्टडी करने वाले हैं। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड में एक इस तरह के अराइज हुआ कि एक ऐसा इवेंट स्टार्ट हो गया और इस इवेंट के बारे में ऑर्डरली हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। इसको लेकर के हम थोड़ा सा रुक कर ठहर कर हेगेमनी के कंसेप्ट को समझेंगे कि हेगेमनी का कंसेप्ट क्या है और उस यूएस किस तरह से लीड कर रहा था, इराक पर किस तरह से आक्रमण किया और किस तरह से क्या क्या हुआ, अंडरस्टैंड करते जाएंगे इस सारी चीज़ को, है ना। नेचर ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी को समझेंगे। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, वहाँ की इकोनॉमिक्स को, कल्चर को, एस्पेक्ट्स को, है ना, यूएस हेगेमनी को, वी एसेस इंडियाज़ पॉलिसी ऑप्शन इन डीलिंग विद द यूएस। हमने इंडिया किस तरह से डील करा इसके साथ। फाइनली वी टर्न टू सी इफ देयर आर चैलेंजेस टू द हेगेमनी। मतलब कि हम देखेंगे कि हेगेमनी इस चैप्टर के एंड में हम स्टडी करेंगे कि यूएस के अंदर यूएस हेगेमनी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए और कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन था, कौन से ऐसे थॉट्स थे जिन्होंने यूएस हेगेमनी को चैलेंज किया और क्या ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो यूएस है उसका हेगेमनी बहुत ज़्यादा अराइज हुई। तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ये एक ओवरव्यू का होता है और उसके किस तरह से बात करने वाले हैं इसी चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक
छोटी सी स्टोरी 3 लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और वो जो स्टोरी होगी स्टूडेंट, वो स्टोरी होती है हमारी इन क्या है। आप इस पेज पर आ जाइए, आपके पास आपकी बुक होगी, आप उसमें भी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, आयशा, झाबू एंड आंद्रे, 3 लोगों की यूएस हेगेमनी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है, आयशा वॉज डूइंग वेरी वेल इन हर स्टडीज़ एट ए हाई स्कूल इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बगदाद। जो आयशा थी वो अपने जो स्कूल में बहुत अच्छे से स्टडी कर रही थी, और उसकी आप सिर्फ स्टोरी सुनिएगा तीनों, फिर हम उसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए, जो आयशा थी ना, वो अपनी कंट्री कहाँ की थी, बगदाद की। आपकी बुक के अंदर देखिए, बगदाद की थी स्टूडेंट। और एक मिनट, है ना। आयशा अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, और अपनी स्टडी के में वो बहुत टॉप पर थी। अपनी स्टडी को लेकर के वो बहुत टॉप पर थी, और उसके टॉप पे रहने का रीज़न ये था कि वो अपने कंट्री के अंदर फ्रीडम से वो स्टडी कर रही थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है। डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी प्लानिंग थी कि वो स्टडी करे मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन यूनिवर्सिटी में पढ़े। और शी लॉस्ट ए लेग इन 2003 व्हेन ए मिसाइल स्लैम्ड इनटू एन एरिड शेल्टर। मतलब जहाँ एक जगह पर वो शेल्टर ली हुई थी, वो छिपी हुई थी, वो उस वहाँ पर एक मिसाइल आई और वो वहाँ पर गिर गई थी, ठीक है ना। एक मिसाइल उसके जहाँ पर वो छिपी हुई थी वहाँ गिर गई। आयशा फिर से चलना फिरना सीख रही है, वो ट्राई कर रही है कि वो वॉक करे, ओवर अगेन करे, मतलब कि बहुत अच्छे से वो फिर से स्टार्ट कर सके। शी स्टिल प्लान्स टू बिकेम ए डॉक्टर। अभी भी उसका जो प्लान है वो डॉक्टर बनने का ही है, बट ओनली आफ्टर द फॉरेन आर्मीज़ लीव हर कंट्री। लेकिन वो ये तभी कर सकती है जबकि उसकी कंट्री से जो आर्मी है, जो फॉरेन कंट्री की जो आर्मी है, वो वहाँ से लीव कर जाए, वहाँ से हट जाए। सेकेंड आता है झाबू के बारे में, ठीक है ना। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो झाबू को पढ़ेंगे। अब झाबू की स्टोरी देखिए आप, कि झाबू क्या कहता है कि झाबू जो है एक डरबन साउथ अफ्रीका में रहता था। झाबू इज़ ए टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु लिव इन डरबन साउथ अफ्रीका में है ना। हीज पेंटिंग्स आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल ट्राइब्स। मतलब आर्ट, उसकी जो आर्ट फॉर्म जो होती है, जो वहाँ का जो एरिया आता है, जो ट्रेडिशनल होती है, जनजाति जो होती है, वहाँ से ट्राइब्स एरिया से आती है, उसकी जो आर्ट है, उसकी जो आर्ट पर, उसकी ड्राइंग पर, उन सब का बहुत सारा इफ़ेक्ट रहा है, ठीक है। और उसकी जो प्लानिंग है ना, वो आर्ट स्कूल में पढ़ने की है। मतलब वो क्या चाहता है, वो आर्ट एक स्कूल में पढ़ना चाहता है ना। तो उसकी आर्ट स्कूल में पढ़ने की है, और उसके बाद वो अपना एक स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं, कि वो अपना एक स्टूडियो ओपन कर ले, ठीक। हिज फादर वांट्स टू हिम स्टडी फॉर ए MBA एंड देन जॉइन द फैमिली बिजनेस। उसके पापा चाहते हैं, उसके फादर चाहते हैं कि वो MBA करे और फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करे। द बिजनेस इज़ नॉट डूइंग टू वेल, क्योंकि उनका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा। झाबूज फादर फील्स दैट विद एन MBA डिग्री। मतलब झाबू के जो फादर हैं वो चाहते हैं कि वो MBA की डिग्री ले और अपनी फैमिली को हेल्प करे। MBA की डिग्री हो उसके पास, झाबू के पास। झाबू विल बी एबल टू मेक द फैमिली बिजनेस प्रॉफिटेबल, और जो कि वो अपने फैमिली बिजनेस को प्रॉफिटेबल बताए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आंद्रे जो है, एक आंद्रे की स्टोरी में आंद्रे जो है एक यंग मैन लिविंग इन पार्थ ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा बच्चा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है। हिज पेरेंट्स आर
फ्रॉम रशिया। उसके जो पेरेंट्स हैं क्या करते हैं, वो एक तरह से अप्रवासी जिनको कहते हैं, जो आते हैं जब इमरजेंसी में होता है, रशिया, फ्रॉम रशिया से आए हुए हैं। एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में कुछ लोग चले जाते हैं तो उनको इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। हिज मदर गेट्स वेरी एंग्री वे एवरी टाइम आंद्रे पुट्स ऑन ब्लू जीन्स। उसकी मम्मी हमेशा गुस्सा करती रहती है क्योंकि वो आंद्रे है, वो ब्लू जीन्स जब भी पहनता है, ठीक है, और पहनकर चर्च जाता है। शी वांट्स टू हिम टू लुक रेस्पेक्टेबल इन चर्च। वो चाहती है कि उसका जो बच्चा है वो चर्च में अच्छा सा दिखाई दे, एक सभ्य दिखाई दे, ठीक है ना। इन द चर्च आंद्रे टेल्स हिज मदर दैट जीन्स आर कूल। उसके आंद्रे अपनी मदर से कहता है कि मम्मी जीन्स है ना बहुत कूल होती है। दैट दे गिव हिम इन द सेंस ऑफ फ्रीडम। वो अब इनको क्या कराती है, एक ऐसा लगता है आंद्रे को कि जैसे कि वो फ्रीडम का एहसास उसे कराती है, कि फील कराती है कि वो फ्रीडम है उसे मिला हुआ है, ठीक है ना। आंद्रेज फादर रिमाइंड्स, आंद्रे के फादर को याद आता है, हिज वाइफ हाउ दे टू यूज टू वियर जीन्स, कि वो जब वो भी किस तरह से जीन्स पहनने के आदी थे, पहना करते थे जब वो कहाँ पे रहते थे, यंगस्टर, जब वो जवान थे, ठीक है ना। इन लेनिनग्राद में वो रहते थे। देखिए रशिया की जो कैपिटल है वो लेनिनग्राद थी उस टाइम पे, और रशिया की जो कैपिटल है वहाँ वो लोग वहाँ पर रहते थे। और जब वॉर हुई तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया जा कर के रहने लग गए, पर्थ के अंदर। पर्थ एक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब उसकी माँ उसको डांटती थी कि तुम ये नीली जीन्स क्यों वियर करते हो, तो उसने कहा कि मामा ये बहुत ज़्यादा कूल होती है और इसलिए मैं इसको वियर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो उसके फादर कहते हैं कि जब हम यंगस्टर थे तो लेनिनग्राद में जब हम रहते थे तब हम भी ऐसा पहनते थे, ठीक है ना। एंड फॉर द सेम रीज़न दैट देयर सन हाउ इन वॉक्स, मतलब उन्होंने अपने बच्चे के लिए भी ऐसी ही बात कही, उनका एक रीज़न दिया उन्होंने भी। आंद्रे हैज़ हैड आर्ग्यूमेंट्स विद हिज मदर। आंद्रे हैं जो अपनी माँ से इस तरह की आर्ग्यूमेंट उसकी चलती रहती थी, अपनी माँ के साथ बहस होती थी। झाबू, देखो आंद्रे की बहस। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों स्टोरीज से हमारा क्या लेना देना है, ठीक है। देखिए जो आंद्रे है उसकी अपनी मदर से बहस होती थी, इस चीज़ को आर्ग्यूमेंट्स चलता रहता था। झाबू जो कि ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे झाबू जो था कि जो कि साउथ अफ्रीका में रहता था, उसका अपना एक सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता था, ठीक है। और आयशा जो थी उसने अपनी एक लेग को लॉस्ट कर दिया था, और उसकी जो फॉर्चुनेट रहा, मतलब कि उसका सौभाग्य रहा कि वो अभी तक जिंदा थी, ठीक है। तो इस सब सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो हम क्या कर सकते, कैसे जान सकते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, क्यों हुई ऐसी प्रॉब्लम। तो इसमें हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इन तीनों 3 पर्सन्स जो थे, इनमें से कोई भी जो मेथड है वो अमेरिकी यूएस का जो हेगेमनी है उसका शिकार है। आपको बताएं कि अमेरिकी हेगेमनी का शिकार किस तरह हुआ। हेगेमनी को आप यहाँ पर इजी वे में क्या पढ़ सकते हैं, हेगेमनी को आप यहाँ पर एक इजी वे में पढ़ सकते हैं, किसको लेकर के, कि हेगेमनी जो है वो उसको कह सकते हैं कि हेगेमनी को हम यहाँ पर एक वर्चस्व कह सकते हैं, एक बहुत एक प्रभाव, इफ़ेक्ट कह सकते हैं। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि जो आयशा थी वो उसकी हेगेमनी। ओके स्टूडेंट, लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। ओके।